अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्जेस इसकी डेरिवेशन बताऊंगा। ये गॉस लॉ का एक और एप्लीकेशन है, ठीक है। तो देखिए इसमें हम लोग करते क्या है कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्जेस है, ठीक है। अब ये लाइन चार्जेस डेंसिटी है, लाइन है जिसके ऊपर चार्ज है, चार्ज डेंसिटीज है, ठीक है। अब इसके पी पॉइंट पर, यहाँ पर ये पी पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एक पी पॉइंट है। इस पी पॉइंट पर जो कि आर डिस्टेंस पर है, तो आर डिस्टेंस पर इस लाइन चार्ज के कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ठीक है। इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, डायरेक्शन क्या होगी, चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम लोग ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको कि इनफाइनाइट लाइन चार्जेस कहने का मतलब यहाँ पर क्या है कि इनफाइनाइट लाइन चार्जेस कहने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल आकाश से लेकर के पाताल तक जो है वो चला गया है, ठीक है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एक रिलेटिव टर्म है। रिलेटिव टर्म कहने का मतलब जैसे मान लीजिए ये एक लाइन है और यहाँ से आप देख रहे हैं, इस पॉइंट से देख रहे हैं, तो इस पॉइंट से यदि आप देख रहे हैं तो आपको क्या लगेगा कि काफ़ी लेंथ जो है वो काफ़ी लेंदी है, तो लॉन्ग है। तो आपको क्या लगेगा कि इस पॉइंट के कंपैरिजन में ये जो लेंथ है वो इनफाइनाइट है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए चींटी है कोई, तो चींटी के सामने हाथी जो है वो इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। तो चींटी के सामने हाथी इनफाइनाइट है, वो एक रिलेटिव टर्म है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इनफाइनाइट लाइन चार्जेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो अब देखिए सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पी पॉइंट पर क्या होगा, इसे कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग इसे सबसे पहले गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, ठीक है ना। गॉसियन सरफेस कैसा, सिमेट्री, सिमेट्री जो होना चाहिए। तो जैसे एक पॉइंट होता है, तो पॉइंट का यदि हम लोग सिमेट्री निकालें तो वो 3 डायमेंशनली यदि स्प्रेड आउट करें तो वो एक स्फीयर बनता है। लेकिन यदि लाइन चार्ज है उसको हम लोग 3 डायमेंशनली चारों तरफ से बढ़ाए, ठीक है, तो वो एक सिलेंडर का फॉर्म ले लेता है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस जो है वो एक सिलेंडर के फॉर्म में लेंगे। ये बात कुछ समझ में आ रही है आपको। तो देखिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या काम करेंगे कि एक सिलेंडर बनाते हैं। ये क्या है, ये एक गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ कर लिया जो कि सिमेट्री फॉर्म में है, ठीक है बच्चों। अब ये एक सिमेट्री जो हमने ड्रॉ किए हैं यहाँ पर, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड ही होगी। बात समझ में आ रही है आपको, क्योंकि अच्छा ये यहाँ पर ये जो लाइन चार्जेस है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो, सभी डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, ठीक है ना। यहाँ पर यदि हम लोग एक पॉइंट कंसिडर करें तो यहाँ से यहाँ से यहाँ से सभी डायरेक्शन में जो है वो, मान लो यहाँ पर यदि एक सर्किल हम लोग ड्रॉ करें इस तरह से, तो इलेक्ट्रिक इस पॉइंट की बात करें तो यहाँ पर सभी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो रेडियस जो है वो इक्वल है, ठीक है ना। तो और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सभी डायरेक्शन में बाहर निकल रही है। ये कुछ इस तरह से समझिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन आउटवर्ड निकल रही है। जैसे एक दूध की बोतल है, दूध की बोतल को साफ़ करने के लिए जो एक क्लीनर नहीं आते हैं जिसमें ब्रशेज जो होते हैं जो चारों तरफ से निकले हुए होते हैं, तो समझो इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरह से जो है बाहर की तरफ निकल रहा है। टेस्ट ट्यूब क्लीनर का भी हम लोग बात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि डायरेक्शन, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कैसा है, ये आउटवर्ड है। ये बात समझ में आ रही है आपको। अब इसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं एक बात और बता दूं कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसकी मैग्नीट्यूड हम लोग 2 तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तो हम लोग गॉस लॉ की डेफिनेशन से कैलकुलेट करेंगे। गॉस लॉ की डेफिनेशन जो है वहाँ से हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, और एक फ्लक्स की जो अपनी खुद की डेफिनेशन है उससे भी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उससे हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और दोनों फ्लक्स को इक्वेट करेंगे, फिर आंसर आ जाएगा। देखिए अभी मैं कैसे करता हूँ, समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो उससे पहले मैं एक बात बता दूं कि यहाँ पर इस डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले कि ये जो लाइन चार्जेस है, लाइन चार्जेस को हम लोग, लार्ज चार्ज डेंसिटी को हम लोग लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। लाइन चार्ज डेंसिटी को हम लोग किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से। तो लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखिए, हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन से हम लोग, जैसे ये सिमेट्री फॉर्मेशन जो हमने ड्रॉ की है, सिमेट्री गॉसियन सरफेस बना दिए हैं जिसका रेडियस आर और लेंथ एल है, तो हम लोग फ्लक्स की डेफिनेशन से यहाँ पर फ्लक्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए एक सिलेंडर है,
तो सिलेंडर के 3 फेसेस हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सरफेस S1 है, ये सरफेस S2 है और ये सरफेस S3 है। अब इन तीनों सरफेस का अलग अलग फ्लक्स निकाल लेंगे और फिर क्या होगा कि हमें इन तीनों को प्लस कर देंगे तो टोटल फ्लक्स निकल के आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये एक सिलेंडर है, तो सिलेंडर का एक सरफेस ये है, दूसरा सरफेस ये है और तीसरा इसका कर्व सरफेस है जो हम लोग ओपन करेंगे, ठीक है ना। तो तीनों सरफेस के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल फ्लक्स, ठीक है। टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस फाई से रिप्रेजेंट करेंगे, डैट इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू यहाँ पर चूँकि हम लोग क्या बनाए फ्लक्स थ्रू द टू एंड कैप, टू एंड कैप में जो फ्लक्स निकल रहा है इसलिए टू एंड कैप दोनों ही टू एंड फेसेस जो है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है ना। और फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ठीक है। तो वही हमने लिख दिया। और कर्व सरफेस का भी हम लोग इसी तरह से लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया। ये ds इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब टोटल सरफेस हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो फ्लक्स है, यदि टू एंड कैप की बात करें तो यहाँ पर ये एक एरिया है, तो इसका एरिया वेक्टर किधर की तरफ को जाएगा, बाहर की तरफ को जा रहा है, ठीक है ना। सपोज करो कि एरिया वेक्टर यहाँ पर है, बाहर की तरफ को है, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड तो आउटवर्ड डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये ऊपर की तरफ को जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री है। यहाँ भी ठीक उसी तरीके से ही है, ठीक है। एरिया वेक्टर इसका जो है वो बाहर की तरफ को जा रहा है जिसे हम लोग ds वेक्टर कह रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ को है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर यदि हम लोग ब्रेक करें फ्लक्स में तो क्या हो जाएगा EDS इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds cos 90 डिग्री। यहाँ भी उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ds cos 90 डिग्री, तो cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये बात को समझ में आ रही है आपको। ये ठीक उसी तरीके से है जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर ये एक एरिया है, तो इस एरिया में ये जो एरिया है, एरिया में ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऊपर की तरफ है और फ्लक्स जो है वो इधर की तरफ को जा रही है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जा रही है फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ को जा रही है। तो इलेक्ट्रिक मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो एरिया को कट नहीं कर पा रही है ना। तो जब कट नहीं कर पा रही है, ये जो एरिया मान लो ये जो एरिया हमने लिया है गोल्स रिंग, उसका सपोज करो कि ये जो है पेन ये एरिया वेक्टर है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ को जा रही है, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट से राइट की तरफ को जा रही है और इस एरिया को कट नहीं कर पा रही है। तो कट नहीं कर पा रही है तो यहाँ पर फ्लक्स जनरेट ही नहीं होगा, तो मतलब 90 डिग्री का एंगल होने के कारण फ्लक्स 0 हो जा रहा है। ये बात को समझ में आ रही है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने फ्लक्स को 0 कर दिया, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जो फ्लक्स बनेगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड EDS cos 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाती है। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और ds वेक्टर कर्व सरफेस की बात करें तो इन दोनों के बीच का एंगल जो है वो 0 डिग्री है, क्योंकि देखिए ये कर्व सरफेस का एरिया वेक्टर जो है वो ऊपर की तरफ को जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो फिर दोनों मान लीजिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन, तो इसके बीच का एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री बन जाएगा ना। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे 0 डिग्री लिखेंगे, ठीक है। तो देखो आगे सॉल्व करते हैं, ये 0 हो गया और यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ EDS cos 0 डिग्री हो गया। तो इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इसे सॉल्व करके क्या हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट टर्म है, ये बाहर आ जा रहा है, ठीक है। और ये इंटीग्रेशन ऑफ ds मतलब यदि हम लोग बात करें कि एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है, एरिया ऑफ सिलेंडर होता क्या है, एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRL कर्व सरफेस का फॉर्मूला, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो E इंटू 2πRL। अब ये हमारा पहला इक्वेशन बना। तो इस तरह से हमने फ्लक्स की डेफिनेशन से टोटल फ्लक्स निकाल लिए, ठीक है। अब हम लोग गॉस लॉ की डेफिनेशन से भी फ्लक्स को निकाल सकते हैं। यदि हम लोग गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ का फॉर्मूला क्या होता है कि फाई E इक्वल टू उस कर्व गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसको यदि हम लोग एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें तो हमारा क्या निकलेगा, टोटल फ्लक्स निकल कर क्या आ जाएगा। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दोनों ही फ्लक्स है तो राइट हैंड साइड हम लोग इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
दोनों ही इक्वेशन को हम लोग इक्वेट कर देंगे यहाँ पर और हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू E इंटू 2πRL। ठीक है, अब ये Q चार्ज जो है इसको हम लोग क्या लिखते हैं, लैम्डा इंटू एल लिखते हैं, है कि नहीं। लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ से हम लोग निकाले थे, यदि Q इक्वल टू लैम्डा इंटू एल हो जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ठीक है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके वही चीज़ हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, तो Q लैम्डा इंटू एल लिख दिए और इक्वल टू E 2πRL। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एल से एल कैंसिल आउट हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या निकल करके आया यहाँ से, यही हमारा रिजल्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2πε0 इंटू आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, न्यूमेरिकल के एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल बनाने में भी ये काम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें आपको समझ में आ रहा है कि यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के, ठीक है ना, मतलब डिस्टेंस यदि हम लोग कम कर दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बढ़ जाएगा, और जितना दूर जाएंगे चार्ज, लीनियर चार्ज डेंसिटी से जितना दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होता जाएगा। ऐसे ही तो होता है। ठीक है, यदि मान लो आर इनफाइनाइट हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा, और हम लोग जानते भी हैं कि इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रही है आपको बात। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।